नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार की बात के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। बीते कई दिनों से हम यूपीएससी को लेकर चर्चा कर रहे थे, यूपीएससी टॉपर को लेकर चर्चा कर रहे थे और आज जो है बीपीएससी का रिजल्ट आ गया। 65वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हम लोग लाइव सिटीज की तरफ से तमाम जो पास हुए हैं अभ्यर्थी उन्हें बधाई दें। बिल्कुल बिल्कुल बधाई है। सभी जितने सफल अभ्यर्थी हैं उन्हें बधाई है गरिमा जी। इसमें कहीं कोई गुंजाइश क्या है? करियर का एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग बीपीएससी को लेकर बातें कर रहे थे कि रिजल्ट का इस बार का ट्रेंड कैसा रहा है। यहाँ पर भी ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के दिखाई दे रहे हैं और 422 जो लोग पास हुए हैं। आपने पूरे रिजल्ट का एनालिसिस किया, मैं देख रही थी बैठकर, आप कुछ कुछ मार्क भी कर रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है कि ओवरऑल रिजल्ट जो है वो किस तरीके का है? कौन पीछे गया, कौन आगे आ रहा है, क्या लगता है आप? देखिए गरिमा जी, पूरे रिजल्ट की एनालिसिस तो नहीं हो पाई है, लेकिन जो प्रारंभिक रुझान है, आपने ही जो दो टॉपर्स हैं, मतलब जो नंबर 1 है गौरव सिंह और नंबर 2 है चंदा भारती, दोनों से बातचीत की है और दोनों को बधाई भी दी है आपने। और बाकी जो टॉपर्स अभी आएंगे, मैं ये नहीं कहता कि इनमें बिहार के बच्चे या बिहार बोर्ड में पढ़े हुए बच्चे नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपने जो मुझे फीडबैक दिया, वह फीडबैक यह बताता है कि जो टॉपर है गौरव सिंह, वह बनारस में स्कूल में पढ़ा है, मतलब बिहार में नहीं पढ़ा है। और जो दूसरी है चंदा भारती, जो सेकंड टॉपर है, वो झारखंड में स्कूल में पढ़ी है। देखिए, मैंने कल एक तस्वीर देखी थी, आपने भी देखी होगी, कि शुभम कुमार जो आईएएस टॉपर हैं, वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर गए थे। नीतीश कुमार ने गर्मजोशी से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी, कंधे पर हाथ रखा। देखिए, मेरी एक आरजू मिन्नत है सरकार से भी, और सीधे तौर पर चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, कि नीतीश कुमार जी, सिर्फ शुभम कुमार के कंधे पर हाथ रख देने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि आपको कंधे पर हाथ रखना है तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर अपना हाथ रखिए। यदि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर आप हाल नहीं रखेंगे तो जो आप कहते हैं न्याय के साथ विकास, उस परिकल्पना को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। गरीब बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते हैं, जो 12वीं के बाद दूसरे प्रदेशों के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा सकते हैं। आपने टॉपर गौरव सिंह से बात की है, हम बात कर रहे हैं 65 जो रिजल्ट आया है बीपीएससी का। तो गौरव सिंह ने भी स्कूलिंग करने के बाद कलिंगा में एडमिशन लिया था, और चंदा भारती की भी जो पृष्ठभूमि है इंजीनियरिंग। तो देखिए, एक चैलेंज तो ये दिखाई पड़ता है कि जो इंजीनियरिंग के लड़के हैं, वो लड़के आगे जा रहे हैं। हालांकि आपने बताया कि गौरव सिंह ने इंजीनियरिंग को मेन स्ट्रीम में नहीं रखा था, ज्योग्राफी में पढ़ाई उन्होंने करी, तो ठीक है। हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल रखा था। तो जब तक बिहार के सरकारी स्कूलों को केवल कंधा पर हाथ रख देने से और 1990 से 2005 में क्या होता रहा यह कह देने से काम नहीं चलने वाला है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इस बात को मानना होगा। और यदि इस बात को आप नहीं मानते हैं, शिक्षकों की बहाली में भ्रष्टाचार है, यह भी मानना होगा। शिक्षकों की बहाली में गड़बड़ है, सिर्फ डिग्री पर बहाल कर देना गलत है। यदि इसे आप नहीं स्वीकारेंगे तो आप अगले जनरेशन के साथ, या वो जनरेशन जिसे नौकरी हासिल करनी है या रोजगार हासिल करना है, उसके साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। यह देखिए, मेरा सीधा सीधा मानना है। एक बात और गौर करने वाली है, आपने स्कूलों की बात की कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। एक तो पहले आप स्कूल में पढ़ाते नहीं है, दूसरा कि आप अपने ही यूनिवर्सिटी में अपने ही बोर्ड के बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो मतलब कि बिहार बोर्ड के बच्चे जाएंगे कहाँ पे? देखिए, बड़ी समस्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बिहार के टॉपर्स हैं, उनका एडमिशन नहीं होने जा रहा है। जो वहां के 10 टॉप कॉलेजेस हैं, वहां तो 100% कट ऑफ हो गया है, ठीक है ना। तो पीयू में नहीं हो रहा है, पीयू में नहीं हो रहा है। आप सोच लीजिए कहां जाएंगे आपके बच्चे। तो ये सोचने वाली बात है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं, यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं, तो फिर न्याय के साथ विकास आप कहते हैं कि उस वंचित समाज को पढ़ने का बराबरी से हक है। अरे हक है तो केवल डिग्री का हक नहीं है,
गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई जो उसे रोजगार के लायक बना सके, जो उसे चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई कि चपरासी की नौकरी में एमबीए और पीएचडी वाले लड़के और पीजी वाले लड़के जा रहे हैं। तो यदि पीएचडी एमबीए वाले और पीजी वाले लड़के जा रहे हैं तो जो चपरासी की जो न्यूनतम योग्यता है मैट्रिक वाले, उन्हें नौकरी तो नहीं मिलेगी। तो न्याय के साथ विकास कहां हुआ? तो ये एक बड़ी समस्या है और यदि इसे नहीं समझा गया तो मुझे लगता है कि जनरेशन के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, यह बात माननी होगी। शिक्षा में सबसे ज्यादा गड़बड़ी है, बिहार पिछड़ रहा है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे, दूसरे प्रदेशों में बच्चे कहने को बिहार के वे टॉप कर जाते हैं, उन पर हम गर्व महसूस करते हैं। देखिए, बिहारी होने पर गर्व होना अच्छी बात है, लेकिन हम अपने सरकारी संस्थानों से टॉपर्स क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं, इस पर समझने की बात है। हम मास्टर साहब को तनख्वाह दे रहे हैं, हाँ ठीक है, उसमें भी देरी है, तो वह भी देखने की बात है, लेकिन इसे सुधारने की बात है। और आपने कहा व्यापक परिदृश्य में, देखिए अभी मैंने कहा कि ओवरऑल एनालिसिस तो कंप्लीट नहीं हो पाया है, बाकी टॉपर्स और भी आने दीजिए कैसे कैसे। मैं ये नहीं कहता कि बिहार बोर्ड वाले लड़के नहीं निकलेंगे, लेकिन कितने निकलते हैं ये देखने वाली बात होगी। दूसरे प्रदेशों के कितने निकलते हैं यह देखने वाली बात होगी। जो दोनों टॉप पर हैं, फर्स्ट और सेकेंड, वो तो क्लियर हो चुका कि ये बिहार में स्कूली शिक्षा हासिल नहीं किए हैं। लेकिन वो मैं एक और बात पर गंभीर था, हिंदी की बात हम लोग करते हैं, एक बड़ा मुद्दा है। और यदि हम बीपीएससी की बात कर ले, मैं तो आप ही लोग के साथ रहते रहते इन परीक्षाओं के बारे में जान गया, नहीं तो मुझे कहां पता था। मैं तो क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा, बाद में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता रहा। तो देखिए, आपने ही बताया था कि मुझे कि ये जो बीपीएससी की परीक्षा है, ये टोटल 900 नंबर की रिटेन होती है, मेंस होता है, और 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। और जो पीटी है यहाँ यूपीएससी की तरह नहीं है, पीटी में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको, मतलब पास कर लेने लायक मार्क्स, इसके बाद आप मेंस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपने ही जो मुझे चौंकाने वाली बात बताई, मुझे मालूम होना चाहिए था, मुझे भी अफसोस है कि हिंदी जो हमारी भाषा है उसमें भी बीपीएससी में सिर्फ पास होने के लायक ही मार्क्स चाहिए, मतलब हाँ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। इसका मतलब हम हिंदी के प्रति गंभीर नहीं है, हिंदी को हम और रसातल में ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं कि बस। देखिए, पहले कहा यह जाता था जब हम लोग का जमाना था कि अंग्रेजी पास कर लीजिए, अंग्रेजी किसी तरीके से पास कर लेना है, लेकिन अब हम कहां पहुंच गए, हिंदी किसी तरीके से पास कर लीजिए। तो हिंदी को खत्म करने पर यदि हम आवाना है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी मातृभाषा, आप देख लीजिए जो दूसरे जो डेवलप स्टेट है, डेवलप कंट्री हैं, चाइना को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, कोरिया को देख लीजिए, कि वो अपनी मातृभाषा के प्रति कितने सजग और सतत जगे रहते हैं। यह आप नहीं कह सकते हैं कि बिना अंग्रेजी पढ़े कुछ हासिल ही नहीं कर सकता है। हाँ, चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हम अपनी हिंदी को क्यों मारने पर तुले हुए हैं। तो ये तो बात रही हिंदी। आप दूसरे देशों की बात कर रहे हैं, अगर मुझे दूसरे देश में नौकरी करनी पड़ेगी तो मुझे वहां की भाषा पढ़नी पड़ेगी, मुझे मतलब कि डिग्री लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे देश में किसी को नौकरी करनी है तो उसे अंग्रेजी जानना ज्यादा जरूरी है, हिंदी नहीं। ये बहुत हाँ, दुख की बात। बिल्कुल। हाँ, और बिहार में तो और भी आप समझ ही सकते हैं, जब क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ पास हो जाना है, इस मार्क्स का कोई मूल्यांकन है ही नहीं। तो ये तो बात रही इसकी। अब चलिए, जो आप जानना चाह रहे थे, कट ऑफ वाली बात जानना चाह रहे थे, मुझे लग रहा है आपके चेहरे की मुस्कान से कि कट ऑफ क्या। मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि आपसे बेहतर नहीं बता सकता। तो देखिए गरिमा जी, लोग फिर कहेंगे कि मैं जाति पर बात कर रहा हूं, लेकिन करें क्या, जाति पर हम कहां बात कर रहे हैं। ये जो रिजल्ट हैं वो बतलाते हैं कि जातियों का क्या हाल है। और रिजल्ट है तो वहीं पर पता चल रहा है कि हाँ, हम कहां बात, जब रिजल्ट बतला रहा है कि कौन किस जाति का अभ्यर्थी है और कितने नंबर आने पर उसे सफलता हासिल हुई है, तो कसूरवार हम कहां हैं। हमें लोग क्यों कहते हैं कि मैं फला जाति की बात कर रहा हूं, फला की बात कर रहा हूं। तो यहां तो कैटेगरी सरकार कह रही है कि भाई इस जाति का जो अभ्यर्थी था वो इतना नंबर लाया तो पास हुआ, इस जाति का अभ्यर्थी इतना नंबर लाया तो पास हुआ, नहीं लाया तो फेल हो गया। तो हमें तो बताना ही पड़ेगा ना। और इससे जो
समाज में पढ़ाई के बारे में जो प्रतियोगिता है वह भी तो दिखाई पड़ती है ना। तो चलिए खैर कट ऑफ पर आ ही जाते हैं, लोग कहेंगे तो कहेंगे। और ये जो कट ऑफ है ये बहुत ही जानकारीप्रद है और चैलेंजिंग भी है कई लोगों के लिए, लड़कियों के लिए और भी चैलेंजिंग है। देखिए हम बात करेंगे तो देखिए अनरिजर्व जो अनारक्षित था, जिसमें कोई आरक्षण नहीं था, जो बीपीएससी 65वीं का जो परिणाम आया है उसमें वे सफल हुए हैं जिनके रिटेन में कम से कम 447 नंबर्स थे और फाइनल एग्जामिनेशन में मतलब इंटरव्यू मिला करके 532। तो ये तो जो अनरिजर्व है आप समझते ही हैं कौन कौन जातियां होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो अनरिजर्व फीमेल जो लड़कियां थी उन्हें 438 तक आया यदि लिखित परीक्षा में तो पास कर गई, और कुल मिलाकर मतलब इंटरव्यू मिलाकर 515 तक आया तो उन्हें नौकरी मिल गई है। अब देखिए जहां मैं आपको ले चलना चाहता हूं, ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां 10% आरक्षण। किसे? भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ। गाली मत दीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूं, ये जो कैटेगरी है इसमें इन्हीं जातियों का जिक्र है ना। तो यहां देखिए क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस वाले थे 425 नंबर लाए, जिन्होंने कहा कि मुझे अनारक्षित में नहीं रहना है, मैं आर्थिक रूप से पिछड़ा हूं, मेरी जाति ये है, मुझे इस आरक्षण का फायदा लेना है। तो वे 425 लड़कों की बात कर रहा हूं, 425 ले आए रिटेन में, तब भी ठीक रहा, और टोटल 530 आ गया तो वे सरकारी बाबू बन गए। मतलब जो अनडिजर्व थे वो 532 लाए लड़के तब पास हुए, और जो ईडब्ल्यूएस का फायदा लिए कि आर्थिक रूप से पिछड़े का आरक्षण का फायदा लिए हुए 530 में हो गए। देखिए इस 2 नंबर के फासले में भी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी हो जाते हैं। लड़कियों की बात हम कर लें ईडब्ल्यूएस में, मतलब ये जो आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां जिन्हें नया आरक्षण दिया गया है 10% का, जिनमें भूमिहार, कायस्थ, राजपूत और ब्राह्मण हैं, उनमें कुल 504 नंबर जिन लड़कियों ने प्राप्त कर लिया 504, वो सरकारी बाबू बन गई हैं। रिटेन में कम से कम 401। देखिए आपको हम बता दें कि रिटेन जो होता है 900 नंबरों का होता है, लेकिन यही चैलेंज की बात है और जिधर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था कि आर्थिक रूप से पिछड़े समाज की लड़कियों ने 504 नंबर लाकर सरकारी बाबू बनने का मौका प्राप्त कर लिया है। लेकिन यदि हम ईबीसी फीमेल की बात करें, क्या कहते हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियां, जिसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जिसमें तेली जाति आती है, मतलब वैसे जाति के जितने समूह उप समूह हैं, ठाकुर आते हैं, हजाम जिन्हें कहते हैं आप, मल्लाह आते हैं, नुनिया आते हैं, ऐसी जातियां आती हैं। तो वहां 515 नंबर जिन लड़कियों ने लाया है उन्हीं लड़कियों ने सफलता हासिल की है। तो 515 नंबर लाने का मतलब क्या हुआ कि इन्हें 515 नंबर लाने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, ज्यादा प्रतियोगिता में अपना ध्यान देना पड़ा, ज्यादा पढ़ना पड़ा। जबकि ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां, कायस्थ, ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत, उनकी लड़कियां 504 नंबर लाकर ही सरकारी बाबू बन गई। तो इसके देखिए 2 मायने हैं। इसके 2, मैं एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए अभी क्या है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण हुआ है, इसके सर्टिफिकेट बनने में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, परेशानी हो रही है। इसलिए जिन लड़कियों ने बना लिया उन्हें यह मौका मिल गया कि कम नंबर लाकर भी ईडब्ल्यूएस की लड़कियों से उनसे कम नंबर लाया और सरकारी बाबू बन गए। लेकिन जब बड़ी संख्या में यह सर्टिफिकेट बनने लगेगा तो यहां भी कंपटीशन बढ़ जाएगा और यहां भी जो है कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो अभी कायस्थ, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार की लड़कियों को मौका मिला हुआ है कि आप इस आरक्षण का फायदा उठाकर जल्दी से जल्दी सरकारी बाबू बन सकती हैं, आपसे अधिक प्रतियोगिता वहां है। लेकिन देखिए ईबीसी में यदि 508 नंबर लाकर सरकारी बाबू बनना पड़ा, मतलब अधिक नंबर लाकर, तो इसी तरीके से देखिए बीसी बैकवर्ड क्लास फीमेल
जो लड़कियां, अब बैकवर्ड क्लास फीमेल में आप समझती हैं, जो लड़कियां मतलब यादव जाति, कुशवाहा जाति, कुर्मी जाति, जो जातियां हैं बैकवर्ड क्लास में बड़ी जातियां, उन्हें 515 नंबर लाना पड़ा इन लड़कियों को। तो इन्हें 500 जो 514 लाइन होंगी, 513 लाइन होंगी, 511 लाइन होंगी, 512 लाइन होंगी, वो नहीं बन पाई। लेकिन जो राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और भूमिहार जाति की लड़कियां 504 ले आई, वो बन गई। तो इसका मतलब क्या है, मैं एक्सपर्ट से समझ रहा था, तो मैंने आपको सर्टिफिकेट वाली बात तो पहले बता दी। इसका मतलब देखिए, इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। इसका मतलब यह है कि ईबीसी मतलब अत्यंत पिछड़ी जातियां, और बैकवर्ड क्लास फीमेल मतलब जो मैंने कहा यादव, कुशवाहा, कुर्मी, ये जातियां हैं। इन जातियों में लड़कियों में पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ी है, और जब अधिक संख्या में लड़कियां पढ़ रही हैं तो वहां प्रतियोगिता करी हुई है। तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब चैलेंज क्या है कि चूंकि आरक्षण वहां भी है ईडब्ल्यूएस फीमेल को, भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण और राजपूत के लिए, तो इन लड़कियों को, ये जो अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति की लड़कियां हैं, उन्हें अब और क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना होगा। क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना होगा, तभी अधिक नंबर आएंगे। और अधिक नंबर नहीं आएंगे, आप रिजल्ट देखेंगे, देखिए रिजल्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि जो 504 में भूमिहार, कायस्थ, राजपूत, ब्राह्मण की लड़कियां थी वो तो बन गई, लेकिन जिन्हें 505 आया, 506 आया, 507 आया, अत्यंत पिछड़ी जाति की लड़कियां नहीं बनी। ठीक इसी तरीके से जो 515 से नीचे लाई, उसमें बैकवर्ड क्लास की लड़कियां नहीं बनी। तो यह चैलेंज है। इस चैलेंज को ये लड़कियां कैसे निपटती हैं, अब देखिए हम बाकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जो शेड्यूल कास्ट है उसमें 507 नंबर, टोटल नंबर लाने पर ही सरकारी बाबू आप बन गए हैं इस बार। शेड्यूल कास्ट फीमेल आप इसमें 482 लाने पर ही बन गए हैं, मतलब दलित। शेड्यूल ट्राइब जो अनुसूचित जातियां हैं उसमें 495 पर। रिजल्ट देखने से एक और बात मालूम होती है कि इस बार शेड्यूल ट्राइब जो है, मतलब अनुसूचित जाति की जो लड़कियां हैं, वो कोई भी मेंस नहीं पास की होंगी, इसलिए या फिर इतना नंबर नहीं आया कि वो कोई भी रिजल्ट उनका नहीं है, मतलब किसी को भी सफलता नहीं मिली है अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में से। अनुसूचित जाति की लड़कियों में से तो मिला, लेकिन अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में नहीं मिला है। अब यदि हम और आगे बात कर लें, देखिए डिसेबल्ड और ये सब तमाम चीजें तो हैं ही, लेकिन यह कट ऑफ जो है, यह कट ऑफ दोनों चीजों पर ध्यान देता है, और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लड़कियों के भीतर पढ़ने की लालसा जगी है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है, तभी आप उस जमात से आगे जा सकेंगी जिसे पहले आरक्षण नहीं था, अब आरक्षण मिला है। ठीक है ना, क्योंकि वहां यह जो रिजल्ट दिखाता है कि वहां कम नंबर लाकर लड़कियां सरकारी बाबू बन गई हैं, लेकिन उनसे अधिक नंबर लाकर आप नहीं बन पाई हैं। तो ये सूरत है। और देखिए बैकवर्ड क्लास में यदि हम लड़कों की बात कर लें तो 525 नंबर लाकर वे सरकारी बाबू बने हैं, जिनमें 425 कम से कम नंबर उन्हें रिटन एग्जामिनेशन में आया होगा तब बने हैं। तो ये जो सूरत है इसको समझने की जरूरत है। और फिर हमने वो बात कही जो आपको शुरुआत में ही, कि सरकारी स्कूलों की स्थिति नहीं सुधारेंगे तो आप ऐसे ही शुभम कुमार आजकल यहां वहां, मतलब देखिए अब वो देश के टॉपर हैं। आज पटना के भी किसी स्कूल में आए थे जहां शायद प्रारंभिक कक्षाओं में उन्होंने पढ़ाई की होगी, वो भी प्राइवेट स्कूल है। तो सरकारी स्कूल के बच्चे हमारे कब निकलेंगे, और यदि सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं निकलेंगे तो मानना तो यह पड़ेगा ना कि ये डिग्री भी फालतू की है, मास्टर साहब को मिलने वाला तनख्वाह भी फालतू का है। ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब जो आपको नौकरी नहीं दिला सके। कहां चले गए बिहार के तमाम बड़े स्कूल्स, क्या नाम होता था जिला स्कूलों का, फला जिला स्कूल में पढ़ रहा है। क्या नाम होता था उन स्कूलों का जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। आप हर जिले में ऐसे स्कूल्स थे जहां का स्टूडेंट परचम लहराता था और प्रतियोगिताएं होती थी। हम एक मैं जब कटिहार में रहा करती थी तो उस समय मुझे कहा जाता था कि बांकीपुर में एडमिशन मिल गया तो बड़ा अच्छा हो जाएगा।
बांकीपुर गर्ल्स स्कूल पटना ना? जी जी जी। बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, अरे क्या प्रतिष्ठा थी, आप सोच नहीं सकती हैं बांकीपुर गर्ल्स स्कूल की। लेकिन आज हर कोई कहता है माउंट कार्मेल में एडमिशन करा दीजिए, नोटेडम में करा दीजिए। कोई बांकीपुर गर्ल्स की बात करता है क्या? कोई नाम नहीं है, कोई नहीं बात करता है। अब बांकीपुर गर्ल्स की बात करिए, गरिमा जी, शास्त्री नगर गर्ल्स स्कूल था, गर्दनीबाग गर्ल्स स्कूल था। और पटना में देखिए, पटना कॉलेजिएट और मिलर स्कूल और बीएन कॉलेजिएट, पटना हाई स्कूल, ये सब तो हम बात करते ही करते। सिटी में दो स्कूल थे, पटना सिटी में, जालान स्कूल और मारवाड़ी स्कूल। तो शुभम कुमार को नीतीश कुमार जी ने ठीक है बधाई दी है, लेकिन वे अपनी अंगुली सरकारी स्कूलों पर रखें, तभी बिहार का भला होगा। नहीं तो हम ऐसे ही, ये मुस्कान, जिनके पास पैसे होंगे वे अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनके बच्चे ऐसे ही गुलाम बने रहेंगे। और बिहार से प्रतिभा पलायन आपको पता ही है कि जिनके पास कुछ भी है उनके बच्चे 12वीं करते हैं और इसके बाद बिहार से बाहर चले जाते हैं, लौट कर नहीं आते हैं, और उनके बूढ़े माता पिता यहां घर संभालते रहते हैं। वे कभी नहीं लौटेंगे, वो जाकर 10,000 की नौकरी बाहर कर लेंगे, लेकिन बिहार नहीं लौटेंगे। कहां हम पहुंच गए हैं, मैं बार बार कहता हूं, बुद्धों का प्रदेश बनता जा रहा है। इसे कैसे बचाइएगा, इस पर कैसे सोचिएगा? सोचिए, नहीं सोचिएगा तो ऐसे ही रिजल्ट आते रहेंगे। यह सोचना होगा। तो कट ऑफ रिफ्लेक्ट कर रहा है कंपटीशन को। और फिर से हम अंत में कह रहे हैं कि जाति की बात मैं नहीं करना चाहता, जाति की बात यह रिजल्ट रिफ्लेक्ट करता है। और जब यह रिजल्ट रिफ्लेक्ट करता है तो हमें तो इसकी बात करनी ही होगी कि कौन समाज आगे जा रहा है, कौन जाति आगे जा रही है, कौन जाति पीछे जा रही है। जो अधिक पढ़ेगा प्रतियोगिता में वह आगे जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन हम उसे पढ़ाएंगे कहां? क्या हम अपने सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे? अरे जब हम पढ़ा नहीं सकते हैं तो तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? केवल खिचड़ी खिलाने के लिए स्कूल खोले हुए हैं क्या? तो इससे बढ़िया तो यह है कि लंगर खुलवा दीजिए कि जहां जाकर के लोग फ्री में खाना खाएं। मास्टर साहब को तनख्वाह नहीं देना पड़ेगा ना। और यदि आप मास्टर साहब को तनख्वाह दे रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल बताइए, और कुछ नहीं। साल में 25 स्कूलों का, मैंने कहा पहले भी कहा था कि आप पटना के जितने चौक चौराहे आप देखिएगा, किसी का देख रेख का जिम्मा मौर्या होटल के पास है, किसी का जिम्मा टाटा स्टील के पास है, किसी का जिम्मा किसी के पास है। स्कूलों का जिम्मा किसी के पास क्यों नहीं है? ये स्कूल कैसे सुधरेंगे, सरकारी स्कूल? तो हम केवल जाति जाति की बात करेंगे। उपचुनाव हो रहा है, इस आधार पर टिकट बांटे गए। लोग कहता है जाति की बात क्यों करते हैं? लालू यादव कह रहे हैं कि भाई मेरा मुसहर ही जीतेगा। नीतीश कुमार ने यह सोचकर दिया कि वहां पासवान है। कांग्रेस ने यह सोचकर दिया कि वहां रविदास है। तारापुर में यह सोचकर जेडीयू ने दिया कि कुशवाहा है, साथ में सबन जातियां हो जाएंगी। आरजेडी ने यह सोचकर दिया कि यादव और मुसलमान से ही नहीं जीत सकते, जब तक वैसे नहीं जोड़ेंगे, बनिया नहीं जोड़ेंगे, जीतेंगे नहीं। तो बाकी बातें हो कहां रही है? तो हमें रोकने और टोकने के पहले हम सवाल करना, हम तो सवाल करते ही करते हैं, हमारे लोग सवाल करें। लेकिन जब वोट आएगा तो वही देखिएगा, तब तो यही होगा कि जिसके पास पैसा होगा अच्छे स्कूलों में पढ़ेगा, अच्छी नौकरी पाएगा। जिसके पास पैसा नहीं होगा वह गुलाम बना रहेगा। जी, अंतिम बात, इस बार काफी बड़ी संख्या में डीएसपी में लड़कियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। 24 लड़कियां कुल मिलाकर आई है। कैसा, आपने बहुत दिनों तक क्राइम की इंडस्ट्री को देखा है, अभी भी आप बातें करते हैं, उसकी कहानियां सुनाते हैं। 24 डीएसपी बिहार में नई बैच की, कैसा लगेगा बिहार? नहीं, देखिए अच्छी बात है। देखिए लड़कियों में इस कदर मनोबल बढ़ रहा है कि वह अपराधियों से लड़ सकती हैं। और लड़कियां अपराध नियंत्रण के काम में लगाई जाएं तो देखिए, अपराध नियंत्रण के काम में आप यह समझती हैं कि सिर्फ गोली चलाना ही अपराध नहीं, अपराध नियंत्रण का काम नहीं है। आपने कल ही देखा कि समस्तीपुर या छपरा से कहीं आया है ना कि बेटे की तलाश हो रही थी, बेटा नहीं मिला, कैश वैन लूट मामले में,
तो परिवार वालों को परेशान किया गया। तो इस सदमा को, इस अपमान को परिवार के दूसरे सदस्यों ने बर्दाश्त नहीं किया, खुदकुशी कर ली, सुसाइड नोट लिखा। देखिए पुलिसिंग जो है वह, और या फिर क्रिमिनोलॉजी भी जो है, देखिए यदि घर की मां अच्छी हो तो बच्चों पर सबसे अधिक नजर रखती है कि बच्चा क्या कर रहा है। बाप जो होता है वो कमाने जाता है, अब लड़कियां भी कमाने जा रही हैं, ठीक है ना। तो लड़कियां डीएसपी बन रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो दुर्गा का अवतार ले रही हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है, तो महिषासुर मर्दन के लिए लड़कियां आ रही हैं, तो उन लड़कियों को सैल्यूट तो बनता ही है गरिमा जी, आपके साथ साथ उन्हें भी हम सैल्यूट करते हैं। चलिए, बिहार की बात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से लाइव सिटीज की तरफ से उन तमाम अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने 65वीं बीपीएससी क्लियर किया है और अब बिहार के लिए अच्छा काम करने जा रहे हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।